हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेज में। आज अपना टॉपिक चला था गुप्त साम्राज्य। ये आज अपनी सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें मैं आपको कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ पढ़ाते हैं। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। अपन बात कर रहे थे इन 17 पॉइंट के ऊपर, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये आज अपने सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें मैं आपको कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके साथ में मैं आपको टॉप क्लास के क्वेश्चन दे दूंगा। नीचे आपको लिंक दे दिया है। अब देखते हैं कुमार गुप्त के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुमार गुप्त के बारे में देख लेते हैं। वही आपको बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका शासनकाल हो जाएगा 412 से लगा के 454 तक हो जाएगा। और इनकी उपाधि हो जाएगी श्री महेंद्र आदित्य, शंख आदित्य और अश्वमेघ महेंद्र हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे लिखा गया शंख आदित्य। इन्होंने शंखों को हराया था, उस समय ये उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अब देखते हैं आगे। और इसी के काल में गुप्त साम्राज्य के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों कि किसने, गुप्त साम्राज्य के शासक ने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा साथियों। और कुमार गुप्त की मुद्रा में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मिलती है साथियों। ये भी इनकी एक विशेषता थी साथियों। इसके अलावा गुप्त वंश के जितने भी अपने शासक है ना, उसके सिक्कों के ऊपर गरुड़ की आकृति मिलती है, लेकिन इसके सिक्कों के ऊपर किसकी मिलती है? मयूर की आकृति मिलती है। इस कारण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कुमार गुप्त के बारे में साथियों। और कुमार गुप्त ने अश्वमेध करवाया था और अश्वमेध एक के प्रकार के सिक्के भी जारी किए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, अश्वमेध के सिक्के दो व्यक्तियों ने जारी किए थे। एक तो ये खुद और इनके पिताजी, इन दोनों ने जारी किए थे साथियों। लेकिन अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था साथियों। आपको याद है ना, मैंने आपको कल ही तो बताया था कि इनके पिताजी ने अश्वमेध यज्ञ के प्रकार के सिक्के भी चलाए थे साथियों। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। और इसके अभिलेख में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदसौर का अभिलेख है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, मंदसौर का अभिलेख किसके काल में खुदाया गया? तो कुमार गुप्त के काल में खुदाया गया है। इसकी रचना किसने की थी? वश्य भट्टी के द्वारा की गई थी। और ये संसद के विद्वान थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके स्वर्ण के सिक्के पर गुप्त कुलारम चंद्र व गुप्त कुल योम राशि लिखा हुआ है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी ये भी विशेषता मिलती है साथियों। अब देखते हैं आगे। और इसके समय पुष्यगुप्त प्रथम ने आगमन किया था, जिसको दबाने के लिए अपने पुत्र स्कंद गुप्त को भेजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी जानकारी मिलती है भीतर अभिलेख के द्वारा मिलती है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? स्कंद गुप्त के द्वारा लिखा गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हजारों बार आपसे पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। कहाँ पे स्थापना की गई थी? बिहार में स्थापना की गई थी, लेकिन ये अभी वर्तमान में नहीं है साथियों। मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा ये पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस कारण ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम भी मिलता है जिसे कहता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है साथियों। आपके सामने सारा कुछ पड़ा है।
और इस विद्यालय में धर्मगज पुस्तकालय था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपने नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें धर्मगज का एक पुस्तकालय था जिसमें कहा जाता है 12 लाख से ज्यादा अगर पुस्तकें थी साथियों, लेकिन उसको भी जला दिया गया था। और ये 3 भागों में बटा हुआ था साथियों। ये पुस्तकालय ना 3 भागों में बटा हुआ था। पहला हो जाएगा रतौंदी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रतौन रजक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा रतन सागर हो जाएगा साथियों। यानी कि 3 भागों में बटा हुआ था साथियों। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और इस काल में सर्वाधिक अभिलेखों की रचना हुई थी। कितनी हुई थी? 18 अभिलेखों की रचना हुई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। हर लाइन और हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, कुछ और जानकारी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुमार गुप्त के द्वारा जो 18 अभिलेख लिखे गए थे ना, उसके जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। इसके अलावा ए भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछाएगा। पहला हो जाएगा विडल अभिलेख हो जाएगा, जो अपने उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसमें गुप्त शासन का काल की वंशावली मिलती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। कुमार गुप्त के द्वारा जितने भी इसके दादा परदादा पिताजी है ना, उसकी जानकारी सारी इसमें मिलती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। दूसरा हो जाएगा गढ़वा अभिलेख हो जाएगा, जो अपने उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इस पर परम भगवत शब्द का उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हो जाएगा कमरनदा अभिलेख हो जाएगा, ये भी अपने उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में शिव की प्रतिमा मिलती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में ये तीनों के तीनों अभिलेख है वो आपको याद होने चाहिए। पहला हो जाएगा बेलग्राम, दूसरा हो जाएगा धनदेव, तीसरा हो जाएगा दामोदरपुर। और तीनों के तीनों अभिलेख हमने बांग्ला से प्राप्त हुए हैं, जिसमें भूमि दान की जानकारी मिलती है साथियों। और ये चारों आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा साथियों। यदि कोई छोटा बड़ा कोई फैक्ट रह गया हो तो क्वेश्चन के माध्यम से वो भी सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ ये कुमार गुप्त का टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया है। अब इनके बेटे स्कंद गुप्त के बारे में सब कुछ देख लेते हैं साथियों। अब देख लेते हैं स्कंद गुप्त के बारे में सब कुछ देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको बताता हूं साथियों। इनका शासनकाल हो जाएगा 454 से लगा के 406 तक हो जाएगा। और इसने शंकर आदित्यनाथ की उपाधि धारण की थी साथियों। क्यों की थी? क्योंकि इसने भी शंखों से युद्ध किया था और उसमें भी ये जीत गया था। ये और इनके पिताजी, इन दोनों ने यही उपाधि धारण की थी साथियों। ये भी आप चीज नोट रखना। और यह स्कंद गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासन था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम प्रतापी शासन कौन सा हो जाएगा? तो स्कंद गुप्त हो जाएगा। और इसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था। इसके बाद कोई भी ऐसा प्रतापी शासन नहीं बना था जो गुप्त साम्राज्य को संभाल सके। और हुनों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य में कौन से शासनकाल के समय हुनों का आक्रमण हुआ था, तो वो हो जाएगा स्कंद गुप्त हो जाएगा साथियों। और हुनों का नेतृत्व खुरेनबाज नामक आक्रमणकारी ने किया और उसमें जीता था स्कंद गुप्त जीता था साथियों, क्योंकि ये प्रतापी शासक था। और स्कंद गुप्त ने जूना अभिलेख में हुनों को मलेशी कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। हुनों को क्या गया? मलेशी कहा गया। अभी मलेशी क्या होता है? बिल्कुल कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसको कहा जाता मलेशी कहा जाता है। जिसके द्वारा बीमारी फैली जाती है उसको कहा जाता मलेशी कहा जाता है। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूना अभिलेख में मिलती है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? स्कंद गुप्त के द्वारा लिखा गया था, जहां पे हुनों का पहली बार आक्रमण हुआ था साथियों। और स्कंद गुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर पनोदल था और सौराष्ट्र की राजधानी गिरिनौर का प्रशासन इसके पुत्र चक्रपाणी के द्वारा संभाला जाता था, जिसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कारण आपसे ये पूछा जाता है कि सौराष्ट्र की राजधानी कौन सी हो जाएगी, इसका गवर्नर जनरल कौन था, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और उस व्यक्ति ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवाया था साथियों। जो मैंने आपको जब मौर्य शासन कराया था उस समय मैंने आपको सब कुछ बताया था। और फिर इसका पुनः निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त के द्वारा कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। हर लाइन और हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है साथियों, ये आप चीज नोट रखना। हर लाइन और हर क्वेश्चन, जिससे आपका सिलेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप साथ साथ में लिख जरूर लेना साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। और स्कंदगुप्त के पश्चात बौद्ध साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासन कौन हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद में विघटन होना प्रारंभ हो गया था। और 1976 से लगा के 1970 तक गुप्त साम्राज्य दो भागों में बट गया था। पहला हो जाएगा परुगुप्त हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बुद्धगुप्त हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों डरपोक शासक थे साथियों। इसी कारण सर्वाधिक हुनों का आगमन इसी के काल में हुआ था। और यह बुद्धगुप्त अपने बौद्ध धर्म का अनुयायी था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का पहला व प्रथम शासक कौन था जो बौद्ध धर्म अपनाता था? तो वही हो जाएगा बुद्धगुप्त हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धगुप्त के पश्चात इनका बेटा नरसिंहगुप्त शासन बना था, जिसकी उपाधि कौन सी हो जाए? बालादुत्ते हो जाएगी साथियों। ये बालादुत्ते इसकी उपाधि है और इसका मूल नाम हो जाएगा नरसिंहगुप्त हो जाएगा साथियों। ये भी बड़ा ही डरपोक था साथियों। और इसी के काल में हुनों का आक्रमणकारी मिहिरकुल ने आक्रमण किया था, जिससे ये नरसिंह पूरी तरह से हार गया था और अपनी साम्राज्य को बचा भी नहीं सका। अगर यह मिहिरकुल इतना शक्तिशाली शासक था साथियों। और इसके समय आक्रमण करने के बाद में इसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था। इसके कारण इसने पाटलिपुत्र से अयोध्या अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी साथियों। पहली बार हुआ था जब गुप्त वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या ट्रांसफर की थी। किसके कारण? मिहिरकुल के कारण। और मिहिरकुल कौन था? हुन आक्रमणकारी था साथियों। और इसके पश्चात विघटन होना प्रारंभ हो गया था साथियों। अब देखते हैं कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं स्कंदगुप्त के द्वारा चलाए गए मुद्रा। वह कौन सी मुद्रा थी या कौन से सिक्के थे, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आप ये नीचे देख रहे हो तस्वीर में, यह हो जाएगी मुद्रा। चाहो तो आप एक उठा सकते हो। पहली हो जाएगी धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, दूसरी हो जाएगी बल प्रकार के सिक्के, तीसरी हो जाएगी राजा व लक्ष्मी प्रकार के सिक्के। ये सारे के सारे अपने स्कंदगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्के थे। चौथे हो जाएंगे छत्र प्रकार के सिक्के, पांचवे हो जाएंगे रुद्र प्रकार के सिक्के और छठे हो जाएंगे अश्वरोही प्रकार के सिक्के। ये सारे के सारे अपने स्कंदगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्के थे साथियों, जो आपको याद होना ही चाहिए साथियों। अब देख लेते हैं मुख्य अभिलेख। इनका हो जाएगा कहौम अभिलेख हो जाएगा, जो अपने उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था साथियों। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते। कहौम अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखा गया। और कहां से प्राप्त हुआ था? यूपी से प्राप्त हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस अभिलेख में स्कंदगुप्त ने शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों की थी? क्योंकि इन्हें शंकों को हराया था। इसने व्यक्ति ने शंकों को भी हराया था और हुनों को भी हराया था। इस कारण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। और इस अभिलेख के अनुसार भरत नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थ की प्रतिमा बनाई थी साथियों। किसने बनाई थी? भरत नामक व्यक्ति ने बनाई थी, जो 5 अपने जैन तीर्थकर है उसकी प्रतिमा बनाई थी साथियों। अब वो 5 तीर्थकर कौन से, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। पहले हो जाएगा ऋषभदेव, दूसरे हो जाएंगे नेमी, तीसरे हो जाएगा पार्श्वनाथ, चौथे हो जाएंगे महावीर स्वामी और अंतिम में हो जाएंगे शांतिनाथ हो जाएगा साथियों। और इसी के अलावा ये आपका स्कंदगुप्त का टॉपिक भी पूरा हो गया। और गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक है इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। अब अपन कल पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का पतन के क्या क्या कारण थे, वह देखेंगे। उसकी वगैरह मंदिर की कलाएं देखेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना
और शेयर तो आपको करना ही है साथियों, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता हूँ। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।